नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरंग सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का अध्याय 5, जिसका नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण। और आज के भाग में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के इसके विस्तार के बारे में कि ये क्रांति भारत में कहाँ कहाँ फैली, और इसके अलावा बात करेंगे इसके जो प्रमुख नायक थे इस क्रांति के, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस भाग के बारे में अध्ययन करें, हम एक बार ये देख लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, जैसा कि ये पाठ हमने बताया था आपको, अध्याय 5 जो है उपनिवेशवादी आक्रमण, ये एक ऐसा भाग है, एक ऐसा अध्याय है जो उस समय शुरू होता है। इसका जो कालखंड है, क्योंकि इतिहास जो है वो एक बहती हुई नदी के समान है, वो लगातार प्रवाह के समान, पानी के समान वो इतिहास की जो घटनाएं होती रहती है, तो किसी भी कालखंड को रोक कर हम नहीं देख सकते। इसीलिए जब एक काल का परिवर्तन होता है दूसरे काल में, तो एक संधि काल माना जाता है, बीच का जो काल होता है। और उसमें जो जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल में जो परिवर्तन हुए और मध्यकाल में जो परिवर्तन आए, तो उसके दौरान जो बीच का काल था उसे, जैसा कि हमने उसे पूर्व मध्यकाल कहा था, वैसे ही जब मध्यकाल समाप्त होता है और आधुनिक काल की शुरुआत होती है, तो उसके बीच में एक कालखंड है जिसे हम इस भाग में अध्ययन जिसका हम कर रहे हैं। तो जब मध्यकाल समाप्त हुआ है भारत में, विशेषकर मुगल काल के बाद हमने देखा था, तो इसके बाद ये भारत में जो है विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती है, और उसमें मुख्य रूप से यूरोपीय कंपनियां भारत आती है, और जिसमें कि 4 प्रमुख कंपनियां थी, जिसमें कि पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज थे। इन चारों कंपनियों में भारत में व्यापार करने के लिए होड़ मचती है, आपसी संघर्ष होता है, और अंततः इस संघर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। हमने पिछले भाग में ये पूरी तरह से अध्ययन किया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी, उसके बाद उसने किस प्रकार पूरा राजनीतिक वर्चस्व वहां स्थापित किया था। हमने पूरा 100 वर्षों का इतिहास देखा था, 1757 से लेकर 1857 के बीच। किस प्रकार उसने बंगाल को विजित किया, किस प्रकार उसने अवध को कब्जे में किया, किस प्रकार उसने पंजाब को जीता, किस प्रकार उसने मराठों पर विजय प्राप्त की थी, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली शक्ति हुआ करते थे, और किस प्रकार उसने दक्षिण में निजाम को पराजित किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने न केवल युद्ध, बल्कि 2 संधियां विशेषकर जिसके बारे में हम बात करें, एक तो सहायक संधि के माध्यम से, दूसरा गोद निषेध नीति के माध्यम से भी जो देसी रियासतें थी उनको अपने कब्जे में लिया। तो एक 100 वर्षों में अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर, लगभग बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था, और इसी का परिणाम था 1857 की क्रांति। क्योंकि इन 100 वर्षों में जो अंग्रेजों की नीतियां थी, उनके विरुद्ध भारतीयों के अंदर जो आम सामान्य जो जन था, इसके अलावा मुख्य रूप से जो सिपाही जो थे, इसके अलावा जो राजे रजवाड़े थे, उनमें एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावना उत्पन्न हुई। और फिर हमने देखा था कि इस प्रकार जो उसके जो प्रमुख कारण थे, अलग अलग कारणों का अध्ययन हमने किया था, जिसमें कि हमने राजनीतिक कारणों की बात की थी, आर्थिक कारणों की बात की थी, सामाजिक कारणों की बात हमने की थी, धार्मिक कारणों की हमने बात की थी, प्रशासनिक कारण हमने देखे थे, और यह भी देखा था कि कौन सा वो तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ। हमने देखा था कि जो चर्बी वाले कारतूस की जो घटना थी, उसने जो इतने 100 वर्षों से जो लोगों के मन में जो आग धधक रही थी, उसे एक चिंगारी उस घटना ने दी, और ये क्रांति शुरू होती है। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि क्रांति शुरू कैसे हुई, आखिर किस तरह से ये क्रांति प्रारंभ होती है, और देश के किन किन हिस्सों में ये क्रांति फैली, और इसके कौन कौन से नायक थे, और किस प्रकार इस पूरे विद्रोह का, इसे हम क्रांति कह सकते हैं, विद्रोह कह सकते हैं, या भारत की आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, किस प्रकार अंग्रेज इसका दमन करने में सफल हुए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रांति की शुरुआत के बारे में। यहाँ एक आपको मानचित्र दिया गया भारत का। दोस्तों, ये जो क्रांति थी, ये मुख्य रूप से भारत के कुछ हिस्सों में फैली। जैसे कि अगर हम बात करें, मुख्य रूप से जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, वहाँ मुख्य रूप से ये क्रांति फैली थी। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो पश्चिमी भारत है, पूर्वी और पश्चिमी भारत है, वो इससे बिल्कुल अछूते रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं इस नक्शे में कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो बिहार का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से, और मध्य भारत जो है, वहाँ ये क्रांति मुख्य रूप से फैली थी, और दक्षिण भारत लगभग इससे अछूता रहा था। इसके अलावा जो बम्बई और कोलकाता और बंगाल वाले जो क्षेत्र थे, कोलकाता और इसके अलावा मद्रास वाली जो प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेजों की, वो इससे पूरी तरह से इस क्रांति से अछूती रही थी। लेकिन हाल में कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये क्रांति कुछ और भी क्षेत्रों में फैली थी। दक्षिण भारत की हम विशेषकर बात करेंगे कि दक्षिण भारत में ये क्रांति कहाँ कहाँ फैली, जिसका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन अब हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि दक्षिण भारत में ये क्रांति आखिर कहाँ कहाँ फैली थी। तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से कि उत्तर भारत और मध्य भारत में और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में
ये क्रांति मुख्य रूप से फैली थी। लेकिन जैसे राजस्थान की अधिकांश रियासतें इस क्रांति से अलग रही थी, इसके दक्षिण भारत की बात करें वो अलग इससे रहा था। तो ये क्रांति का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार हमने इस नक्शे में, इस मानचित्र में देखा। अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्रांति की आखिर शुरुआत किस तरह से होती है। दोस्तों, क्रांति जो है आपको पता है कि ये क्रांति 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन ये क्रांति समय से पूर्व हो गई। ये क्रांति हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन इससे पहले ये जो क्रांति अचानक नहीं होती है, क्रांति के पीछे कुछ ना कुछ कारण जो थे हमने अध्ययन किया था। तो हम यह देख लेते हैं कि सबसे पहले जो बरहमपुर जो जगह है, वहाँ ये 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, वहाँ पर जो उसके सिपाही थे, उन्होंने जो इनफील्ड जो राइफल थी उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया। और इस प्रकार जब उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया उनका इस्तेमाल करने से, तो पूरी की पूरी इन्फेंट्री जो थी उसे भंग कर दिया गया। तो ये शुरुआत यहाँ से हम देख सकते हैं। तो शुरुआत है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किस प्रकार कारतूसों के प्रयोग के लिए मना कर दिया। इसके बाद 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, इसने भी जिसमें कि प्रसिद्ध मंगल पांडे जो थे वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और इस क्रांति के अगुवा भी माने जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मंगल पांडे की जो घटना थी उसी से ही 1857 की क्रांति शुरू होती है। तो मंगल पांडे जो थे उनका संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था और उन्होंने अपने सार्जेंट की हत्या, उन्होंने ना केवल कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया बल्कि अपने जो अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट थे उसकी भी उन्होंने हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को पकड़ के उनको फांसी दे दी गई और ये जो पूरी इन्फेंट्री थी, 34वीं जो इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री थी, उसे भी भंग कर दिया गया। तो इस प्रकार विद्रोह का जो हम बीज देख रहे हैं, विद्रोह के प्रति जो लोगों के अंदर किस तरह का विद्रोह की भावना है, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात करें, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की बात करें, और मंगल पांडे जो एक पूरे नायक बन चुके हैं हमारे इतिहास में, क्रांति के प्रतीक बन चुके हैं, आदर्श बन चुके हैं। इन पर कई फिल्में भी बन चुकी है, आपने देखा होगा मंगल पांडे पे एक फिल्म बनी जिसमें कि आमिर खान साहब ने उसमें पोर्ट्रे किया था, उस फिल्म के अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। आप सभी ने आई होप देखी होगी फिल्म। तो इसके बाद हम बात करें कि ये जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है, इसके विद्रोह के बाद 7वीं अवध रेजिमेंट में भी एक विद्रोह होता है और मुख्य रूप से वही वजह होती है कि वो चर्बी वाले जो कारतूस थे उनके इस्तेमाल से इन्होंने मना कर दिया था। तो इस अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया जाता है, जो 7वीं अवध रेजिमेंट थी उसे भी भंग कर दिया जाता है। इसके बाद बात करें सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इस क्रांति की है वो यही है, वो है 3री नेटिव कैवलरी की जो सिपाही थे, लगभग 90 सिपाही थे, उन्होंने भी कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और यहीं से ये जो जगह है ये मेरठ है और यहीं से ये जिसे हम मेरठ विद्रोह भी कहते हैं, ये मेरठ का जो विद्रोह है यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। और ये जो तारीख थी क्रांति की वो 10 मई 1857 जो है यही क्रांति की शुरुआती तारीख मानी जाती है। हालांकि हमने बताया कि इससे पहले 31 मई को ये क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि मेरठ में विद्रोह हो गया था इस वजह से ये क्रांति शुरू हो गई। तो इस यहाँ पर क्या है कि जो ये पूरी की पूरी कैवलरी भंग कर दी गई, लेकिन ये जो कैवलरी भंग करने के बाद ये इन सिपाहियों ने वहाँ विद्रोह कर दिया मेरठ छावनी के अंदर, और वहाँ इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जो साथी कैदी थे उनको छुड़ा लिया और अंग्रेज अधिकारी जो थे उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जो 10 मई के बाद जो घटनाएं होती है फिर पूरे उसके बाद ये घटना जो है, ये क्रांति जो है पूरे भारत में फैल जाती है। 10 मई की क्रांति के बाद, जिसे हम मेरठ विद्रोह भी के नाम से भी जानते हैं, इसके बाद जितने ये जो क्रांतिकारी हैं, ये जो विद्रोही जो सैनिक हैं, ये पहुंचते हैं दिल्ली। अगली सुबह यानी 11 मई को ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली और दिल्ली जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। तो अब ये दिल्ली पहुंच रहे हैं ये सब, और दिल्ली क्योंकि उस समय देश की राजधानी थी और सत्ता का प्रमुख केंद्र भी था, इसीलिए दिल्ली पहुंचना एक जरूरी कार्य था इनका। और वहाँ वो पहुँचते हैं और वहाँ जो मुगल बादशाह हैं, मुगल बादशाह कौन है उस समय? बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें जफर उनकी उपाधि है, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफर के नाम से उन्हें हम जानते हैं। वो मुगल बादशाह के पास ये जो जितने भी सिपाही थे वो पहुंचते हैं और इस समय जो मुगल बादशाह थे वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, 81 वर्ष के थे। तो वो शुरू में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व करने से आनाकानी की इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने विद्रोहियों का उत्साह देखा तो वो इस बात के लिए तैयार हो गए और बाद में उन्होंने एक तरह से सभी जितने भी भारत के राजे रजवाड़े थे, शासक थे, उन सब को पत्र लिखा और इस अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए आमंत्रित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ बहादुर शाह जफर को वो जो ये मेरठ के जो विद्रोही सैनिक हैं वो दिल्ली पहुँचकर उन्हें अपना नेता चुनते हैं और इस तरह से जो क्रांति है ये पूरी जो एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, और जैसे ही बहादुर शाह जफर इसके नेतृत्व करते हैं, जैसे ही इसके नेता बनते हैं, वैसे ही ये क्रांति जो है ये क्रांति के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि
जो बहादुर शाह जफर जो थे वो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, पूरे हिंदुस्तान के शासक माने जाते थे, और उनका इस तरह से विद्रोह, इस क्रांति में शामिल होना, इसका नेतृत्व करना, एक तरह से ये माना जा रहा था कि पूरा देश जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जो बहादुर शाह जफर है, हालांकि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, उनका नेतृत्व भी उतना कुशल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक तरह से वैधानिक सम्राट हैं भारत के, तो इस वजह से उनका नेतृत्व लिया जाना आवश्यक था। तो याद रखिए, इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर जो हैं, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। लेकिन जो इस बहादुर शाह जफर की तरफ से जो इस क्रांति को वास्तव में कर रहे थे, जो वास्तविक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, वो थे बख्त खां, उनके सेनापति थे। याद रखिए, बख्त खां जो इनके सेनापति थे, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया है बहादुर शाह जफर की तरफ से। इसके अलावा जो यहाँ अंग्रेज अधिकारी, जिन अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर क्रांतिकारियों का सामना किया, उनमें मुख्य रूप से जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन और तथा विलोबी को हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 मुख्य रूप से अंग्रेज अधिकारी हैं, जॉन निकलसन है, लेफ्टिनेंट हडसन है तथा विलोबी है। हालांकि बाद में हम जाके देखते हैं कि जो क्रांति है, लगभग पूरा ऐसा माना जाता है कि 1 वर्ष के आसपास ही क्रांति चली है। इसके बाद जो क्रांतिकारी थे, दिल्ली के बाद जो क्रांतिकारी पहुंचते हैं कानपुर। कानपुर की बात करें तो कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। याद रखिएगा, क्रांति में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, जिन्हें हम धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाना साहेब का जो दूसरा नाम है वो धोंदू पंत है। इसके अलावा पेशवा, यहाँ नाना साहब की बात, कहानी की अगर हम देखते हैं तो नाना साहब जो थे, पेशवा बाजीराव, जो अंतिम पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। यहाँ ये जरूर देखना, दत्तक पुत्र का यहाँ क्या मतलब है? दत्तक पुत्र का मतलब उनका खुद का कोई पुत्र नहीं होने के कारण, उनका कोई वारिस नहीं होने के कारण उन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था अपने पुत्र के रूप में। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति बनाकर इस बात के लिए इनकार कर दिया कि नाना साहेब बाजीराव द्वितीय जो हैं, उनके बाद एक तरह से पेशवाई जो है, पेशवा का जो टाइटल है वो समाप्त कर दिया जाएगा और पूना में उन्हें रहने का अधिकार नहीं होगा। इसी वजह से बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को पूना से निकाल दिया गया और उन्हें पेशवा की उपाधि भी नहीं दी गई। इस वजह से वो उन अंग्रेजों के खिलाफ थे और उन्हें कानपुर भेज दिया गया। तो कानपुर में नेतृत्व इसी वजह से किसने किया है? नाना साहेब जो हैं, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया है। और उनके एक प्रसिद्ध सेनापति इसमें हैं, हम ध्यान रखिए, इनके सेनापति कौन है? तात्या टोपे। तो नाना साहेब ने एक खास बात और है कि अपने आप को बहादुर शाह जफर का गवर्नर घोषित कर दिया इस पूरी क्रांति के लिए। और उनकी तरफ से नाना साहेब के साथ उनके जो सेनापति तात्या टोपे हैं, वो इस पूरी क्रांति में सेना का नेतृत्व करते हैं। तात्या टोपे का एक अन्य नाम भी है, याद रखिए, वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग भी तात्या टोपे का एक अन्य नाम माना जाता है। तात्या टोपे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में बहुत कुशल थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब आप जानते हैं कि इसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं की जाती है, इसमें अपने दुश्मन पर छिप के वार किया जाता है। और एक या फिर ऐसा मान सकते हैं कि कुछ सेना 10, 20 या 50 या 100 की जो सेना का जो झुंड होता है वो एक अचानक आक्रमण करता है किसी आर्मी विशेष पर, तो उसे उस युद्ध कौशल, इसमें गुरिल्ला पद्धति में काफ़ी कुशल थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे देखते हैं हम, उसके बाद ये देखते हैं कि तात्या टोपे जब कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो उसके बाद तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर के जो युद्ध है उसमें भी लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। हालांकि बाद में इनके साथ धोखा होता है और अंग्रेज अधिकारी ने पकड़कर इनकी हत्या कर देते हैं। कानपुर का जो पूरा नाना साहब का नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और इसकी 2 घटनाएं जो हैं वो याद रखिए, सतीचूरा घाट, एक तो सतीचूरा घाट की घटना और दूसरी है बीवी घर हत्याकांड जो है। कहते हैं कि इसमें कई अंग्रेज जो है इसमें मारे गए थे। तो ये नाना साहब ने किस प्रकार, तात्या टोपे ने किस प्रकार कानपुर पर अधिकार किया, उसकी कहानी है। और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोहियों का या क्रांतिकारियों का सामना किया, वो थे व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल। यहाँ माना जाता है कि कॉलिन कैंपबेल ने वापस कानपुर पर अधिकार कर लिया था। अब बात करें लखनऊ या अवध की। लखनऊ या अवध, जो अवध था दोस्तों, वो अवध जो था उसके जो सैनिक थे वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर समझ जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें अधिकांश जो सैनिक थे वो अवध से और बंगाल से थे। तो अवध में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अवध या लखनऊ एक ही बात है, अवध के जो अंतिम वाजिद अली शाह जो थे, नवाब जो थे, उनको
उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों ने अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसकी वजह से जो अवध के नवाब थे वो काफ़ी गुस्सा थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों के विरुद्ध उनके अंदर विद्रोह की भावना थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया है, याद रखिए यहाँ पर। और उन्होंने अपने पुत्र ब्रिटिश कद्र जो थे, ब्रिटिश कद्र को नवाब घोषित कर दिया था। ऐसा माने दोस्तों कि इस पूरे जो अवध में जो विद्रोह हुआ है, जो लखनऊ में विद्रोह हुआ है, उसमें सिपाहियों ने किसानों और जमींदारों के साथ मिलकर एक व्यापक विद्रोह किया था। और सबसे जो भयानक विद्रोह था, सबसे जो खतरनाक जो विद्रोह था, सबसे तेज जो विद्रोह अगर हम माने इस पूरे क्रांति में, तो वो अवध का विद्रोह माना जाता है। कहते हैं कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस विद्रोह की जो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ, लखनऊ में जो क्रांति हुई, उसकी प्रमुख उपलब्धि है हिंदू मुस्लिम एकता। इस पूरी अगर हम पूरे 1857 की क्रांति के विद्रोह की अगर क्रांति की हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों ने यहाँ पर मिलकर, एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया है। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस विद्रोह की एक प्रमुख उपलब्धि, इस क्रांति की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है। और कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पर वापस अधिकार करने में सफलता पाई? अगर हम हेनरी लॉरेंस की बात करें तो वो क्रांतिकारियों से लड़ते हुए मारे गए हैं। इसके अलावा जनरल हैवलॉक और आउट्रम भी यहाँ पर असफल हुए विद्रोहियों के खिलाफ। लेकिन सर कॉलिन कैंपबेल जो थे, याद रखिए इनका नाम, सर कॉलिन कैंपबेल जो थे, उन्होंने गोरखा रेजिमेंट के माध्यम से वापस कानपुर पर अधिकार कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि जो बेगम हजरत महल थी वो इसके बाद वो नेपाल चली गई। और जो नाना साहब थे उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी इस क्रांति के बाद नेपाल चले गए थे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें झांसी की। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है, सबसे महत्वपूर्ण जो नायक है इस पूरी क्रांति के, वो जो एक प्रतीक माने जाते हैं इस क्रांति के, वो है रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका। हाल ही में एक फिल्म भी इसमें आई थी जिसको आपने देखा हो। मणिकर्णिका जो है उनका वास्तविक नाम माना जाता है। और ये भारतीय इतिहास की सबसे महानतम वीरांगनाओं में से इन्हें गिना जाता है। जब भी हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में किसी वीरांगना की, तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर जरूर आती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज ये जो कहानी है, ये जो लाइनें हैं, हर बच्चे को याद है। और ये जो कहानी, ये जो प्रसिद्ध कहानी, ये जो रचना थी, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, जिसका नाम मूलतः वो झांसी रानी, क्योंकि वो बंगाल की रहने वाली थी, तो यानी झांसी की रानी जो कविता उन्होंने लिखी थी वो बच्चे की जुबान में हो गई थी। और आज वो एक तरह से आज भी हमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करती हैं। झांसी की रानी की जो ये कविता है, उनके बलिदान को आज भी याद दिलाती है। मुख्य रूप से झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने गोद निषेध नीति के तहत उन्हें अपने दत्तक पुत्र लेने के लिए उनके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। क्योंकि उनका रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र हुआ था उन्हें, लेकिन वो 4 माह बाद वो पुत्र उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उनका राज्य जो हड़प लिया गया था। हालांकि उन्होंने अंग्रेजों से ये प्रार्थना की थी कि उनके राज्य को ना हड़पा जाए और उन्हें दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति दी, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगर उनके दत्तक पुत्र के नाम देखें तो दामोदर राव उनके दत्तक पुत्र थे, और जो उनके पति थे वो गंगाधर राव थे। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर युद्ध किया था और उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसी वजह से महाराजा सिंधिया जो थे वो इस युद्ध में पराजित होकर अंग्रेजों से जा मिले थे। और बाद में इसी वजह से, क्योंकि सिंधिया अंग्रेजों से मिल गए थे, इसी वजह से वो झांसी के खिलाफ, विशेषकर महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अगर अंग्रेज सफल हो पाए तो उसका एक मुख्य कारण था कि महाराजा जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों की तरफ हो गए थे, वो उनसे जा मिले थे। और अंततः महारानी लक्ष्मीबाई जो थी 17 जून 1858 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हुई लड़ते हुए। दोस्तों वो इतनी वीर थी, देखिए आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को पीछे बांधकर वो लड़ रही हैं। तो कितनी वीर योद्धा वो रही होंगी। और कहते हैं कि जो जनरल ह्यूज थे जिन्होंने झांसी में विद्रोहियों का सामना किया था इस क्रांति में, जो अंग्रेज सेनापति जो थे जनरल ह्यूरोज, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए कहा था कि विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए, किसी का जो शत्रु है, अगर उसके बारे में शत्रु उसकी बड़ाई करता है तो सबसे बड़ी वही प्रशंसा मानी जाती है जो आपका शत्रु आपके बारे में करे। तो जनरल ह्यूरोज जो थे उन्होंने कहा था कि विद्रोहियों में वह एकमात्र अकेली मर्द थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि रानी झांसी के बारे में। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बिहार में आखिर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर बिहार में कुंवर सिंह
जो थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। वो 80 वर्षीय व्यक्ति हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि वो 80 वर्ष के होने के बावजूद भी उन्होंने कई अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। कई युद्धों में, इस दौरान कई युद्ध उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़े और अंग्रेजों को उन्होंने पराजित किया था। और जो ये कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर आरा के जमींदार थे और अंग्रेजों ने क्योंकि इनकी जमींदारी छीन ली थी, इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली थी, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार हुए थे और इन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया था। और अंग्रेज अधिकारी विशेषकर मान इसमें देखें हम तो मिलमैन, कर्नल डैक्स, मेजर डगलस, इनको सबको इन्होंने पराजित किया था। और इसके अलावा अंग्रेज अधिकारी ने वापस इसे अधिकार किया था बिहार पर, वो हैं कर्नल जेम्स नील। इन्होंने विद्रोह को यहाँ पर दमन किया और इस पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह की आग फैली थी। इसके बाद बात करें रुहेलखंड या फैजाबाद की, तो रुहेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया था अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व यहाँ किया था। और जो अहमदुल्ला थे वो विशेषकर मेवात में किसान आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। अब बात करें अगर राजस्थान की, दोस्तों राजस्थान के लिए क्योंकि हम एक पूरा अलग अध्याय में इसके बारे में अध्ययन करें तो यहाँ कुछ मुख्य बातें ही आपको यहाँ बताई गई है। तो ध्यान रखिए, राजस्थान की जो अधिकांश रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था विद्रोह के दौरान, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान भी इस विद्रोह की आग से, इस क्रांति की ज्वाला से अछूता नहीं रहा था। और यहाँ जो अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ थी, मुख्य रूप से नसीराबाद, नीमच और एरनपुर, वहाँ पर ये सैनिक विद्रोह हुए थे। मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह होते कई जगह। अगर हम बात करें जैसे कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में जन विद्रोह भी, एक बड़ा जन विद्रोह हुआ था और काफ़ी दिनों तक जनता ने उस पर अधिकार करके रखा। वहाँ का जो प्रशासन है वहाँ जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके अलावा एक प्रमुख नाम जो है राजस्थान में इस 1857 की क्रांति में हम देखते हैं वो है ठाकुर आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का नाम प्रमुख है, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो इस प्रकार राजस्थान की हम क्योंकि अलग अध्याय में पढ़ेंगे इसलिए आपको यहाँ कुछ मुख्य बिंदु याद रखिए। तो राजस्थान में अगर क्रांति की शुरुआत हम बात करें तो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देख रहे हैं दक्षिण भारत में, देखिए हमने शुरू में कहा था कि ये जो क्रांति के जो क्षेत्र थे प्रमुख रूप से वो उत्तर भारत माना जाता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो, या कुछ मध्य भारत, राजस्थान के कुछ इलाके। तो ये जो मुख्य रूप से मोटे तौर पर ये जो भारत है उसमें विद्रोह हुए थे। लेकिन हाल में कुछ ऐसे अनुसंधान हुए जिनसे पता चलता है कि केवल ये उत्तर भारत तक सीमित नहीं था बल्कि दक्षिण भारत में भी विद्रोह फैला था। और दक्षिण भारत के अगर प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उसमें है गोवा, महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, गोलकुंडा, पौंडीचेरी आदि, ये प्रमुख केंद्र हम मान सकते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। और यहाँ के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी हमें याद होने चाहिए। जैसे इसमें प्रमुख नेता, सबसे प्रमुख जो नेता थे वो थे रंगा बापूजी गुप्ते। कम से कम ये आपको नाम याद रखना है, रंगा बापूजी गुप्ते जो थे उन्होंने दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते हैं 1857 की क्रांति के। इसके अलावा सोनाजी पंडित हैं, रंगाराव पांगे हैं, मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैं जो कि हैदराबाद में जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, आदि को हम प्रमुख नेताओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा मद्रास में मद्रास जो था, हालांकि मुख्य रूप से मद्रास एक प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों की और वो विद्रोह से अछूता रहा था, लेकिन यहाँ भी विद्रोह हुए थे और इसमें विशेषकर जो हिंदू मंदिर थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने। इसके अलावा वेल्लोर में जो जमींदार थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरे भारत में विद्रोह किस तरह से फैला। एक बार यहाँ जो हमने पूरा ये इसमें पढ़ा है, इस भाग के अंदर अध्ययन किया है कि विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे और उनके नायकों के बारे में हमने अध्ययन किया और क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो यहाँ हमने आपके लिए एक सारणी बनाई है। इस सारणी के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार क्रांति के जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे, इसके अलावा जो प्रमुख नायक हैं क्रांति के वो कौन कौन थे और किन अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ पर विद्रोह को दमन करने, विद्रोह को शांत करने में भूमिका निभाई थी। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे कि किस केंद्र पर या क्रांति के केंद्र कौन कौन से थे और वहाँ किसने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो एक एक करके एक बार आपको ये बता देते हैं कि अगर दिल्ली की हम बात करें, हमने जैसे देखा था दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर जो थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर ना केवल दिल्ली में उन्होंने नेतृत्व किया था बल्कि वो पूरे भारत में इस विद्रोह के नेता माने गए थे। इसके अलावा उनकी तरफ से जो सेनापति थे वो थे बख्त खां, दिल्ली में, याद रखिए इनका नाम भी। बहादुर शाह जफर की तरफ से जो विद्रोहियों के साथ जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, विद्रोहियों को जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो थे बख्त खां जो उनके सेनापति थे। इसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ विद्रोह को दमन किया था वो थे जॉन निकलसन और हडसन, याद रखिए जॉन निकलसन और हडसन। फिर बात करें अगर हम कानपुर की, तो कानपुर में विद्रोह का प्रमुख जो नायक थे, नेतृत्व प्रदान जिन्होंने किया वो थे नाना साहेब। और यहाँ पर तात्या टोपे भी उनके साथ लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं कानपुर के अंदर, लेकिन बाद में झांसी में भी तात्या टोपे लड़ते हुए दिखाई देते हैं इस क्रांति में। तो नाना साहेब ने यहाँ कानपुर की बात करें तो प्रमुख नायक नाना साहेब हैं। और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने विद्रोह का
दमन किया वो हैं कॉलिन कैंपबेल और व्हीलर। कॉलिन कैंपबेल और व्हीलर याद रखिए, 2 अंग्रेज अधिकारी। इसके अलावा लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था और अपने पुत्र ब्रिजेश कद्र जो थे उनको उन्होंने एक तरह से नवाब घोषित कर दिया था लखनऊ का। और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे जेम्स आउट्रम और लॉरेंस। झांसी की बात करें तो सब जानते हैं, झांसी की द वेरी फेमस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और ऐसा माना जाता है दोस्तों, जब झांसी की रानी हार गई पूरा युद्ध, जो अपना अंतिम युद्ध था, और वो वीरगति को प्राप्त हुई, तो उसी दिन एक तरह से विद्रोह भी खत्म हो गया था, ये क्रांति भी उस समय खत्म हो गई थी। और आप जानते हैं कि झांसी में जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो लड़ता हुआ दिखाई देता है, वो सर ह्यूरोज है, जिसने प्रसिद्ध वाक्य कहा था कि ये जो झांसी की रानी केवल विद्रोहियों में केवल एकमात्र वही मर्द थी। तो जनरल सर ह्यूरोज यहाँ पर हमें लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने, और यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स नील। और फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। तो इस प्रकार इस सारणी के माध्यम से आप एक संक्षेप में याद कर सकते हैं कि क्रांति के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और उन प्रमुख केंद्रों पर क्रांति का नेतृत्व किस किस ने किया, और कौन कौन से जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस क्रांति को दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस भाग में हमने बात की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में अध्ययन किया, कौन कौन से जो नायक थे उनके बारे में देखा हमने, और किस प्रकार की क्रांति अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया, ये भी हमने इसके अंदर देखा है। और अगले भाग में हम बात करेंगे कि आखिर इस क्रांति के क्या परिणाम निकले, आखिर ये क्रांति असफल क्यों हुई। ये क्रांति इसके बावजूद भी कि इतने बड़े स्तर पर फैली थी, फिर भी लगभग 1 साल के अंदर ही इस क्रांति को आखिर कैसे दबा दिया गया। तब तक के लिए नमस्कार।